बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट का दौर जारी है। आज मंगलवार को भी बाजार में अमंगल वाला मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 326 अंक टूटकर 58,962 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 89 अंक गिरकर 17,300 के पार हुआ बंद। बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। और एडिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी से कि बाजार लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन क्यों रहे इतने कमजोर। आज फिर भारतीय बाजारों में कमजोरी का रुझान बरकरार रहा। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत है, लेकिन भारतीय बाजारों की दिक्कत अपनी है। एफआईएस की तेज बिकवाली का दबाव पिछले कुछ सेशन से जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके आगे भारतीय बाजार हरे निशान में खुलने के बावजूद ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं और यह संकट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। कल के सेशन में ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करके निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश में, और आज सुबह के सत्र में काफ़ी अच्छा खासा उतार चढ़ाव दिखा। कभी हरे तो कभी लाल निशान के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी झूलते हुए दिखे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों के मुकाबले अच्छी भी थी। लग भी रहा था कि बाजार बॉटम बनाने की या फिर थोड़ा ठहरने की प्रोसेस शुरू कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और सेकंड हाफ में हम पहुंचे, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का दबाव बनना शुरू हो गया। और इस दबाव बनने के पीछे की बड़ी वजह ये थी कि डाउ फ्यूचर्स जो अच्छे मजबूत नज़र आ रहे थे सुबह सुबह, वो फिसल गए और दिन के दौरान 100-125 पॉइंट कमज़ोर तक होते दिखे। बस इसी के चलते भारतीय बाजारों में बिकवाली जो हावी होती हुई नजर आई, जो अंत तक चलती दिखी। आज के सेशन में सबसे ख़राब बात यही रही कि 17,350 का लेवल वो था जो हमने बजट के दिन लो बनाया था। आज उससे भी नीचे जाकर 17,300 पर निफ्टी लगातार 7वें दिन कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा। एक्चुअली लगातार 8वें दिन कमजोरी के साथ बंद होता दिखा। तो आज निफ्टी में कहीं कोई रिकवरी के संकेत नहीं दिखे। बैंक निफ्टी कल अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ और आज भी पूरी कोशिश की कि हरे निशान में बंद हो पाए। हल्के से 35-40 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में भी समाप्ति दिखी। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या उतनी बुरी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों की अपनी कमजोरी चार्ट्स के लिहाज से और लेवल्स के लिहाज से साफ दिख रही है और उस पर एफआईएस की बिकवाली का दबाव भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अगर ग्लोबल सपोर्ट न मिलने की उम्मीद हो या फिर कमजोरी की आशंका हो, तो फिर वही होता है जो आज आपको देखने को मिला है। 17,300 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी पर 40,300 से थोड़ा सा नीचे आज हम बंद होते दिखे। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, आपको आने वाले दिनों में बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं क्या? जी स्वाति जी, इमीडिएटली तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत दिख नहीं रहा है। जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन को लेके शंका है और इन्फ्लेशन को लेके जो शंका उसके रिलेटेड है, ब्याज दर बढ़ने की जो संभावना यूएस में उम्मीद किया जा रहा है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट ब्याज दर यूएस फेड बढ़ाएगा। इंडिया में भी तगड़ा इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं और उसके चलते ये लग रहा है कि आरबीआई को वापस ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा खबर नहीं है। और ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं एफआईआईज और इन्वेस्टर का एक रिस्क अवर्शन। इसी के कारण एफआईआईज का बिकवाली इंडिया में बरकरार है और ये बरकरार रहने के कारण जो क्षेत्र में एफआईआईज का ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जैसे बीएफएसआई, पर्टिकुलरली बैंक्स और आईटी, वहां पे लगातार बिकवाली आ रहा है, बावजूद कि नतीजे बहुत अच्छे थे। तो इस माहौल में मैं ये कहना चाहूंगा कि सतर्क रहना बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर किसी को शेयर पिक करना है तो केयरफुली स्टॉक और सेक्टर सिलेक्ट करिए। अदरवाइज इस मार्केट में बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव इंडिकेटर इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। ओके सर, मार्केट पर ये व्यू हमने लिया सुदीप जी से। आइए कुछ कॉलर्स से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनके सवाल क्या हैं। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं चेन्नई से विद्या। विद्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। एक्चुअली आई एम हैविंग 350
25 shares of Balrampur Chini. I just wish to know what to do with that, and I'm in loss with that. And Coal India 3,000 shares I'm having. And I can hold it for longer. कोल इंडिया आपका वो क्या है, प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस? 250 point something. I don't know. 250.8. ओके, कोल इंडिया, ऑल राइट, कोल इंडिया पे 250 की इनकी बाइंग है, बलरामपुर चीनी पे 430 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हैं ये? सुदीप सर, क्या राय देंगे लॉन्ग टर्म के लिए? कैसे फंडामेंटल्स लग रहे हैं आपको इन दोनों ही स्टॉक में? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक में व्यू हमारा पॉजिटिव है। जो शुगर इंडस्ट्री है, चीनी स्टॉक्स है, वहां पे एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ाया गया है, और ये आने वाले दिनों में शुगर के प्राइसेस पे जो दबाव आता है और जो एक्सेस प्रोडक्शन के कारण वहां से इंडस्ट्री को छुटकारा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। इन्होंने थोड़ा ऊपर प्राइस पे खरीदा है, तो इसीलिए आज के दिन में लॉस में है। 1 साल प्लस का नजरिया से बलरामपुर चीनी में जरूर निवेशित रह सकते हैं। वहीं पे कोल इंडिया की अगर बात करें, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव है, और आपका खरीद भी बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस में नहीं है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप इस पे निवेशित रहिए। ग्लोबली जो ग्रीन एनर्जी लेके जो एक्साइटमेंट है, उसके कारण कोल इंडिया का प्राइस नीचे आ रहा था, और अभी जो रूस और यूक्रेन का वार हुआ और एनर्जी लेके एक क्राइसिस जैसा माहौल खड़ा हो गया था, उसके बाद ये साफ हो गया कि अभी शायद ग्रीन एनर्जी अगर रिप्लेस करेगा भी ट्रेडिशनल एनर्जी को, उसके लिए भी 30-40 साल का टाइम है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ट्रेडिशनल एनर्जी फेज आउट हो जाएगा, और ट्रेडिशनल एनर्जी में कोल का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में और सारे डेवलपिंग नेशंस में। और कोल इंडिया का सबसे बड़ी समस्या थी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। वहां पे भी कामकाज किया जा रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया का परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा। और एज ए निवेशक आप तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी कोल इंडिया देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कंपनी है, इसके कारण कुछ चैलेंजेस आते हैं बीच बीच में, पर बाय एंड लार्ज जिस लेवल पे आपने लिया उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निवेशित रहिए। ओके, तो बलरामपुर चीनी और कोल इंडिया दोनों में बने रहने की राय आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए व्यू सुदीप बंदोपाध्याय का। बरेली से आरपी शर्मा हमारे साथ है। शर्मा जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? ये बेल है, बिरला सॉफ्ट है, IEX और IEX। जी। अच्छा, क्या व्यू है, कब तक के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं? 1 ईयर। 1 ईयर का व्यू BEL, बिरला सॉफ्ट और IEX में रख रहे हैं फिलहाल। दोनों स्टॉक BEL और बिरला सॉफ्ट में तो इन्हें नुकसान है इनके भाव के हिसाब से। IEX के लेवल्स हमें इनफैक्ट अभी फिलहाल इनके मालूम नहीं है, बट स्टिल 1 ईयर का व्यू अगर रखें तीनों स्टॉक में तो क्या सजेशन रहेगी आपकी सर? स्वदेश जी, BEL हमारा फेवरेट स्टॉक है, और जो करेक्शन पिछले दिनों में देखने को मिला थोड़ा बहुत प्राइस में BEL का, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया निवेशकों को इसमें खरीदारी करने का। तो हम तो निवेशक को करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने लिया है 110 लेवल पे, थोड़ा बहुत नुकसान पे है, पर 1 साल का नजरिया है, बिल्कुल निवेशित रहिए। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में दिग्गज कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और जैसे सरकार का डिफेंस मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, उसका बहुत बड़ा फायदा BEL को मिलेगा और मिल भी रहा है, तो बेझिझक निवेशित रहिए। दूसरा IEX जिसका जिक्र आपने किया, वहां पे भी आप निवेशित रहिए। एक्सचेंज क्षेत्र में कामकाज करते हैं, अच्छा कामकाज हो रहा है, और आने वाले दिनों में कमोडिटी ट्रेडिंग, एनर्जी एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका है, तो यहाँ पे भी आप निवेशित रहिए। बहुत ऊपर जाने की संभावना है आने वाले दिनों में, 1 साल भी होल्डिंग के लिए ठीक है। बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ दिक्कतें पिछले दिनों में देखने को मिला है। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स के बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यूएस में चालू हुआ है, इसके कारण इनका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में दिक्कत आएगा, और आने वाले दिनों में जो
जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इस क्लाइंट के साथ एग्जीक्यूटेड था वो भी एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये सब शंका है। तो बिरला सॉफ्ट में हम इस माहौल में आपको निवेशित नहीं रहने की सलाह देंगे। आप एक बार लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। ओके सर, ये रही राय आपके 3 स्टॉक्स पर। गुरुग्राम से विनोद शर्मा से भी बात कर लेते हैं। विनोद जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा मोटर के 1300 शेयर है 315 के रेट से। तो मैं 1 साल तक एक से ज्यादा कब तक होल्ड करेंगे? 1 साल से ज्यादा भी रुक सकता हूँ। 1 साल तक, ठीक है। 1 साल का नजरिया जिसमें फिलहाल अभी इनको बम्पर मुनाफा है, 1 लाख से ऊपर का मुनाफा टाटा मोटर्स पे अभी ये ले रहे हैं। 1 साल के नजरिए के लिए फिलहाल तो मुनाफा इन्हें काफी अच्छा है। सर क्या सलाह देंगे इन्हें आप टाटा मोटर्स पे? इन्होंने अच्छे प्राइस पे खरीदारी की है, तो 1 साल क्योंकि इनका नजरिया है, हम यही कहेंगे कि आप निवेशित रहिए। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़े हेडविंड्स है, पर्टिकुलरली जेएलआर जो कि इसका सेल्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और चाइना जेएलआर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप का जेएलआर सेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मार्केट में थोड़ा दबाव है, पर्टिकुलरली यूरोप में। तो शायद एक आधा क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ना रहे, पर अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान और भी रखिए कि ईवी जो लॉन्च कर रहे हैं, इनका ईवी ऑलरेडी मार्केट में है, अच्छा खासा ट्रैक्शन उसमें मिल रहा है, और इसका भी वैल्यूएशन में बेनिफिट इनको मिल रहा है। हालांकि आंकड़े बहुत ऐसे नहीं है कि सेल्स को कोई अच्छी तरह से अफेक्ट कर पाए, पर जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है ईवी का बहुत पॉजिटिव है काउंटर पे, तो निवेशित रहिए। ओके, टाटा मोटर्स बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। संगरूर से प्रेम कुमार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? अरे हेलो जी, सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। प्रेम कुमार बोल रहा हूँ नाम से। टीवी वॉल्यूम आपको बंद करना पड़ेगा, तभी सुन पाएंगे हम आपको अच्छे से। पूछिए सवाल। ओके। ओके, आवाज इनकी ठीक से नहीं आ पा रही थी। मैं सवाल इनका लेती हूँ क्योंकि इन्होंने जो डिटेल्स हमें दी हैं उसके मुताबिक डॉक्टर लालपैथ लैब है इनके पास। सुदीप सर, इनकी खरीद है 2411 की, जो कि मौजूदा भाव से काफी ऊपर है। 40 शेयर इनके पास है। 16,000 से ऊपर का नुकसान अभी ये झेल रहे हैं। हालांकि लालपैथ में आज हमने एक अच्छी तेजी जरूर देखी है, पर आने वाले दिनों में लालपैथ में आप कैसे फंडामेंटल्स देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल पैथ लैब सेक्टर पे हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेगेटिव दिस पर्टिकुलर काउंटर में नहीं है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में हम लोगों को लगता है कि एक पीक कोविड के टाइम में ये सारे पैथ लैब्स रीच कर गए थे, और वैल्यूएशन भी बहुत रिच है। करंटली कंपटीशन तगड़ा है, और भी कंपटीशन आ रहा है। बहुत सारे नए प्लेयर्स इसमें एंटर किए हैं, जैसे हमको मालूम है लुपिन एंटर किया है, टाटा का 1mg एंटर किया है, मेडीबडी एक और एक प्री फंडेड एंटिटी वो एंटर किए हैं। इसके अलावा जो एस्टैब्लिश्ड लिस्टेड कंपटीटर्स हैं वो तो है ही। तो हम यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने का निवेशक को सलाह दे रहे हैं। हमारा मानना तो ये होगा कि आप लॉस बुक करके यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। आप अपना लेवल का इंतजार मत करिए। ओके, लालपैथ से एग्जिट करने की सलाह आ रही है आपके लिए, सुन पा रहे हैं? तो ये आपके लिए सजेशन है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास आया है। नागपुर से प्रताप सिंह पूछ रहे हैं JSW एनर्जी पर 450 शेयर है, 209 इनकी खरीद है। स्पेशली आज हमने जोरदार तेजी देखी है JSW एनर्जी में, लगभग 9% का उछाल आया है। 9% से ऊपर का उछाल हमने JSW एनर्जी में आज देखा, और 11,000 का मुनाफा भी फिलहाल ये दर्शक अभी ले रहे हैं। सर, JSW एनर्जी क्या राय रहेगी आपकी? जी, निवेशित रह सकते हैं। इनका नजरिया मैं अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। कोई ड्रामेटिक वैल्यूएशन गेन शायद नहीं हो, पर स्टडी अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग या आपको शॉर्ट टर्म में उथल पुथल थोड़ा हो सकता है बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज, बट बाय एंड लार्ज एनर्जी सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है, तो निवेशित रहे। ओके, निवेश बनाए रखने की सलाह JSW एनर्जी में सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से।
अगला सवाल नवादा से गौतम कुमार पूछ रहे हैं, विप्रो इनके पास है 20 शेयर और खरीद इनकी है 395 रुपए की। विप्रो पर नजरिया अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, ये फिलहाल तो नुकसान है, रिकवरी कर पाएंगे क्या नुकसान की? रिकवरी जरूर कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में इंडियन जो मेन स्ट्रीम आईटी कंपनीज है, फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, वहां पे हम लोग अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस कुछ आए थे और अभी वो चैलेंजेस कुछ हद तक दूर हो गए हैं। यूएस में भी रिसेशन का फेयर जैसा माहौल बन रहा था, पर लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा रिसेशन नहीं है। जो लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वहां पे भी ये साफ है कि ऑर्डर गेन्स बरकरार है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट बाय एंड लार्ज आईटी कंपनीज का हो रहा है और जो एट्रिशन और स्टाफ टर्नओवर लेके जो कॉस्ट बढ़ रहा था वहां पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। और विप्रो स्पेसिफिक भी ये कहेंगे कि नतीजे ज्यादा अच्छा नहीं था, पर आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट की संभावना है, तो निवेशित रहने की ही सलाह देंगे 1 साल का नजरिया से। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दिन भर उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए एकदम शांत हल्के से लाल निशान में थे, मुश्किल से 15-20 पॉइंट नीचे। तो अमेरिका में एग्जैक्टली किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होगा और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है 3:30 बजे के लिहाज से। देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके दम पर हम ग्लोबल संकेत लेंगे। और दूसरा, क्या कुछ एफआईज की बिकवाली का दबाव कम होता है या अभी भी वैसा ही बना हुआ है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 2 फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल है। जहाँ तक तकनीकी तौर पर बाजारों का सवाल है, अनडाउटेडली 17,300 के आसपास की क्लोजिंग कमजोरी का संकेत तो दे ही रही है। ऐसे में कल के लिए जो अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करता है, आज का लो 17,250 के आसपास का वो पहला सपोर्ट होगा। उसके नीचे 17,100, 17,175 ये कल के लिए अगले बड़े सपोर्ट के तौर पर आप देखकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,900 से 40,100 की रेंज कल के लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 40,500 से 40,700 की वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का दबाव बन सकता है। सो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ी कमजोरी का है, ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिक पाना मुश्किल हो रहा है। या तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आए या फिर एफआईज की बिकवाली रुके। इन दोनों में से जब तक एक या दोनों ना हो तब तक बाजारों के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। अगर इन दोनों में से दोनों ही फैक्टर खराब हो तो तकनीकी तौर पर जो कमजोर बाजार हैं वो और नीचे जा सकते हैं। निफ्टी की तो आज की क्लोजिंग खराब थी, अगर बैंक निफ्टी भी 39,900 के नीचे बंद होता है तो और कमजोरी के संकेत देगा। मजबूती का संकेत बाजार में तभी आएगा जब निफ्टी आपको 17,550 के ऊपर बंद होने का पहला संकेत दे और बैंक निफ्टी अगर 40,700 के ऊपर बंद होना शुरू करे तो आप कह सकते हैं कि आप थोड़े खतरे से बाहर निकल चुके हैं। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, एफआईज की बिकवाली के दबाव में नीचे की रिस्क और थोड़ा डर अभी भी बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें, हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं, कहां पर स्ट्रैटेजी रखी जाए ऑप्शन में कल? देखिए, जैसा अनिल जी ने बताया कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि डेटा डाउन है और कल के लिए हम 17,350 की पुट पे नजर रखेंगे, जिसे हम 50 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, यानी ओपनिंग में एक बाउंस मिलता है फिर मार्केट गिर जाती है। तो 17,350 की पुट लेनी है 50 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का और टारगेट ऊपर 95 से 100 रुपीज तक का हो सकता है। तो व्यू यही है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, बाउंस पे हमें पुट खरीदना है। जी धन्यवाद करेंगे नितिन जी, ये रही कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। सुदीप सर, लंबी अवधि का व्यू रखना हो तो आपकी खरीदारी के पिक्स रहेंगी? जी, 2 स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ये जो एरिया में काम करते हैं, ट्रेडिशनल एरिया जैसे पावर एंड ग्रिड, माइनिंग, मेटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा केपेक्स किया जा रहा है और ये सब का फायदा स्नाइडर इलेक्ट्रिक को मिलेगा। इमर्जिंग सेगमेंट जहां पे ये काम कर रहे हैं वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, जैसे रिन्यूएबल्स, ई मोबिलिटी, क्लाउड, ये सारे सर्विस एरिया में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। कंपनी का फोकस सर्विस पे है और ये सर्विस का इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में भी तगड़ा नतीजा आया है
और सारे जो सेक्टर्स में काम करते हैं वहां पे डिजिटलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट माना जा रहा है। तो इस कंपनी का कंटिन्यूअसली बिजनेस आगे बढ़ेगा, यही उम्मीद करके 250 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी कंजम्पशन रिलेटेड है, अरविंद फैशंस। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है और इनके जो पावर ब्रांड्स हैं उस पर बहुत तगड़ा फोकस है। इमर्जिंग ब्रांड भी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल इनके जो रिटेल एक्सपेंशन हुआ वो भी अभी एक अच्छा नतीजा दे रहा है और जो मैरिज का सीजन है प्लस बैक टू ऑफिस जो हो रहा है, ये सब का फायदा फॉर्मल वेयर सेगमेंट को मिल रहा है। यहाँ पे भी अरविंद को फायदा हो रहा है। 350 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी धन्यवाद करेंगे सुदीप सर आपका। आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।